Ayurmangalam Garbha Sanskar of Manaswini Ayurved from Pune. आयुर्मंगलम, आयुष्य मंगलमय होने के लिए, यानी कि उस गर्भ अवस्था के लिए और गर्भिणी के लिए सभी प्रकार की जो भी हेल्थ के लिए अच्छा है वो हम यहाँ जानेंगे. First of all, I wish you all happy International Day of Yoga. Yoga for holistic wellness and optimum healing. आज का हमारा जो विषय है वो है गर्भिणी अवस्था में योगा का होने वाला बेनिफिट. सबसे पहले ये जानते हैं कि योगा है क्या. योगा इज अ रिस्ट्रेंट ऑफ लाइफ एक्टिविटीज. हमारा मन और इस मन को अनेक विकार है जैसे मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर, और इन सभी विकारों को कंट्रोल करने के लिए योग साधना की जरूरत है. According to the Bhagavad Gita, it is said that samatvam yoga uchyate. Samatvam yoga uchyate इसका it is the equalness of mind. समत्व किस चीज के लिए चाहिए? हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के और हमारे आत्मा के लिए संतुलन बहुत जरूरी होता है. और भी कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, यानी इसका मतलब है योगा इज द स्किलफुलनेस ऑफ द एक्शन. नाउअडेज सबको यही लगता है, कुछ योगा के पोस्चर कर लिए और योगा हो गया, बट योगा इतना संकुचित नहीं है. योग ये हमारे जीवन में बहुत ही व्याप्त रूप से है. आइए जानते हैं कि इस योगा के कौन से अंग है और हमारे शरीर पर, मन पर और हमारे आत्मा पर इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं. ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. अभी क्योंकि हम सिर्फ गर्भिणी अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसका हमारे आने वाले बच्चे के शरीर पर, मन पर और आत्मा पर कैसे प्रभाव होगा. आप सभी जानते होंगे कि हमारा गर्भ ये माँ के शरीर, मन और आत्मा से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए जो भी बेनिफिट्स हमारे माँ के शरीर पर, मन पर और आत्मा पर होने वाले हैं, वह सभी इफेक्ट हमारे बेबी के शरीर, मन और आत्मा पर होने वाला है. ये कैसे होता है? ये साइंस ऑफ गर्भ संस्कार एंड साइंस ऑफ प्रीनेटल योगा एक बहुत ही बड़ा विषय है, जो कि आज के संक्षिप्त समय में आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा. बट अभी एक की देती हूँ कि यस, baby's mind, body and soul is connected with the mother's body, mind and soul, and a scientific way of conducting the knowledge and the effects of mother's body, mind and soul to the baby. So remember that whatever mother is doing in her life, it is going to transfer into the baby's brain. According to the modern psychology and psychiatry, it is said that whatever जो भी mother is learning inside the womb, वो सभी बेबी के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है. और जब बेबी बड़ा होने लगता है और उसे पोषक एनवायरनमेंट मिलता है, तब अपने आप ये स्क्रीन पर आने लगता है, यानी कि बेबी में हमें वो सारी चीजें दिखती है जो हमने ऑलरेडी सिखाई हुई. Now let's see what are the effects of yoga on mother's body, mind and soul. तो यहाँ पे देखते हैं शरीर पर होने वाला प्रभाव. तो नियमित रूप से योगा करने से नर्व्स, ऑर्गन्स, इम्यून सिस्टम ऑफ द मदर, एंडोक्राइन सिस्टम and bone system, everything will be on a balanced mode. Okay. Mind पर क्या इफेक्ट होगा? We will let know about the purpose of life. ना कई बार ऐसे होता है कि क्यों जी रहे हैं हम, यही नहीं समझता है. So purpose of life and how to live the life. सिर्फ जीना है इसलिए नहीं जीना है, आनंद से जीना है. So for the happy life, enlightenment of our we can say attitude is very important, and the connecting between the mind and soul is also important. So ये सभी इफेक्ट हमें हमारे माइंड पे मिलते हैं.
And what about the soul? Consciousness, thinking capacity, reasoning, choices, decision power, और हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे आने वाले बिलीव्स, एटीट्यूड एंड इमोशंस, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें योगा बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन योगा क्या है? सिर्फ कुछ आसन पोस्चर्स किए और योगा हो गया? नहीं, योगा के 8 अंग हैं। देयर आर 8 स्टेप्स ऑफ योगा। हम आगे के स्टेप्स तक तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारे पहले स्टेप्स कंप्लीट नहीं होते हैं। So what are these 8 limbs of the yoga or 8 steps of the yoga? The first is yama, external disciplines, जिसमें हम अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहते हैं। Then niyamas, these are the internal disciplines, शौच, तप, आनंद, समाधान, यह नियम है जो हमें हमारे इंटरनल डिसिप्लिन करने के वजह से हम हमारे आगे के स्टेप्स तक जा सकते हैं। सिर्फ हमारे दैनंदिन जीवन में ही इनका उपयोग है ऐसे नहीं है, प्रेगनेंसी में इसका विशेष उपयोग है। मैं यहाँ पे अभी इतने सारे 10 आपको एग्जांपल्स बता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं सेट करती हूँ। हमारे यमों से हैं, तो हमारा जो यम है उसमें से एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, तो वो है अहिंसा। ऐसे कहा जाता है कि अहिंसा हमारे योग का पहला स्टेप है। तो अहिंसा यानी कि क्या? नॉन वायलेंस। सो ये जो नॉन वायलेंस है ये 3 प्रकार का है, कायिक, वाचिक और मानसिक। सो कायिक हिंसा यानी किसी को मारना, पीटना, ये आया कायिक हिंसा में। अगर माँ किसी प्रकार से कायिक हिंसा करती है तो डेफिनेटली बेबी विल लर्न द सेम थिंग एंड बेबी विल डू इट इन हर लेटर एज। हमने ऐसे देखा है कि अगर माँ बहुत ही जैसे कि पहला बच्चा है उसे बहुत मारती है, पीटती है, तो दूसरा बच्चा एग्रेसिव होता है वो देख देख के कि माँ ने कैसे बिहेव किया है। सो वन शुड बी नॉन वायलेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। वैसे तो पूरे लाइफ में ही नॉन वायलेंट होना चाहिए। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा यानी किसी के बारे में बुरा सोचना है। कभी कभी हम ऐसे गुस्से में बोल देते हैं कि ऐसे लगता है ना कि इसके दांत तोड़ दो, तो ये हुई वाचिक हिंसा। ओके, और मानसिक हिंसा कि आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि किसी के बारे में हम द्वेष व्यक्त कर रहे हैं और वो भी हानि के रूप में, तो ये हुई मानसिक हिंसा। ऐसे देखा गया है जब हम बहुत ही गुस्सा करते हैं तब हमारे शरीर पर भी इसका प्रभाव होता है, जिसको हम बोलते हैं साइकोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। आप ये जान सकते हो कि जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, हमारा नाक लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, सिर गर्म हो जाता है। सो वी हैव अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी विथ आवर साइकोलॉजिकल इमोशंस। सो हमें मानसिक हिंसा भी करनी नहीं चाहिए क्योंकि इस सभी के इम्पैक्ट हमारे बेबी पर होंगे। अगर माँ के शरीर में पित्त बढ़ता है, उष्णता बढ़ती है, बॉडी हीट बढ़ती है, तो डेफिनेटली इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ब्लड एंड इवन ऑन द बेबी। और बेबी के शरीर में भी ये पित्त के अंश बढ़ेंगे और रेज्ड बॉडी टेम्परेचर जो मदर का है उसके भी इफेक्ट्स हमें उसके शरीर के स्वास्थ्य पर दिखाई देंगे। और इसीलिए मदर को कायिक हिंसा, मानसिक हिंसा और वाचिक हिंसा, मन में विचार आया लेकिन अगर बोलेंगे नहीं तो हो गया, ऐसे नहीं है। मन में विचार ही नहीं उत्पन्न होना चाहिए, इस प्रकार का संयम हमारे मन पर आना चाहिए। तो ये तो सिर्फ एक अंश है इन यमों का। ऐसे कई सारे नियम हैं, ऐसे कई सारे यम हैं, उनके एग्जाम्पल्स है जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें शरीर, मन और आत्मा का जो बैलेंस हम सोच रहे हैं वो हमें जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार हम पहले यम और नियमों को कंप्लीट करते हैं और फिर हमारे आसन पोस्चर्स पर आते हैं। आसन पोस्चर्स आर दोज हु यू एक्चुअली डू विथ योर बॉडी मूवमेंट्स। ओके, और आपको इनको होल्ड करना है। हम हमारे आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं कि आसन, वॉकिंग और एक्सरसाइज में एग्जैक्टली क्या फर्क है। So asana are the body postures which we maintain stable for our body. सिंपल सी बात है, एक फूल का एग्जाम्पल देती हूँ।
एक फ्लावर है जिसमें बहुत सारा हनी है और एक बी चाहती है कि वो हनी उसे लेना है। तो व्हाट इट डज, वो कई बार उस पर मंडराती है और वो तब तक उस फूल पर नहीं बैठती है जब तक वो फूल स्टेबल नहीं होता है। और जब वो फूल स्टेबल हो जाएगा, वहां पे हवा नहीं होगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो सडनली शी विल कैप्चर दैट मोमेंट एंड विल सिट ऑन दैट और विल स्टार्ट टेकिंग द हनी। सिमिलरली फूल यानी हमारा शरीर है और ये भ्रमर या हनी बी, ये जो है, ये है हमारा मन जो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। पर जब उसको हमें हमारे शरीर में फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, तभी जाकर वो यहाँ पे अंदर हमारे शरीर में स्थिर होगा, जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन की एक अच्छी अवस्था। और वो प्राप्त करने के लिए पहले शरीर को स्थिर बनाना होगा और इसीलिए शरीर को स्थैर्य प्राप्त करने के लिए हमारे आसन जरूरी है और जो हमें एक्सरसाइज से नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज में मूवमेंट्स होते हैं, आगे हम देखने ही वाले हैं उसमें डिफरेंस। चौथा हमारा स्टेप है वो है प्राणायाम। अभी आसन पोस्चर जब हम करते हैं तब हमारे शरीर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी हमारे पोषण की जरूरतें बढ़ जाती है। इस पोषण की जरूरतों को फुलफिल करने के लिए हमारे शरीर में क्या है, ब्लड है, जो इन सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज को कंप्लीट करेगा। तो स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन करवाने के लिए, मूवमेंट के लिए आयुर्वेद कहता है कौन रिस्पॉन्सिबल है, वात दोष रिस्पॉन्सिबल है। और इस वात दोष को, इस एयर एलिमेंट को, वायु को कंट्रोल करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के लिए फूड इंटेक तो है ही, लेकिन जो न्यूट्रिशन ब्लड में आया हुआ है फूड से, वो हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए हमें प्राणायाम करना होगा। तो सिंपल और एक एग्जांपल देती हूँ। बाहर बहुत तेजी से हवा आ रही है, लेकिन अगर घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद है, तो क्या घर के अंदर रहने वाले लोगों को वो हवा मिलेगी? नहीं मिल सकती। घर के अंदर सफोकेशन होगा अगर कंप्लीटली हमने एयर टाइट सब बंद कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दरवाजे खोलने पड़ेंगे। लेकिन अगर जोरों से हवा चल रही है और हमने पूरे दरवाजे खिड़कियां खोल दिए तो पूरे घर में उथल पुथल हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल्ड। हम क्या करते हैं कि खिड़की की हाफ स्लाइड हम आगे करते हैं या फिर डोर थोड़ा सा खुला करते हैं। So we control the air passage in our home by opening a specific level windows and doors. So similarly, we have to do the same. We have to control our breaths and we have to do the exercising with these breaths. So these breath exercisings are known as the pranayam. So ये प्राणायाम आपके शरीर में एयर एलिमेंट तो कंट्रोल करता ही है, बट हमारे शरीर में न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिन्स है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी काम करती है, वो टॉक्सिन्स शरीर के बाहर लेकर जाने का भी काम करता है। जैसे कि धूल मिट्टी घर में आती है तो हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करके उसको बाहर निकालते हैं। और अगर हमने क्लीनिंग नहीं किया डेली तो घर गंदा हो जाएगा। सिमिलरली हमारे शरीर को भी नित्य डेली क्लींजिंग की जरूरत होती है। We pass the stools, we pass the urine, we have sweating. So these are all we can say ये मार्ग है हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर लेकर जाने के, और इनको मदद करने के लिए हमें प्राणायाम मदद करता है। सो प्राण यानी कि एयर एलिमेंट जो हमें जिंदा रखता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्सरसाइजिंग किया जाता है उसे हम कहते हैं प्राणायाम। अगर मदर, प्रेग्नेंट मदर ये डेली बेसिस पर करती है, या वुड बी कपल्स जो प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, वो ये डेली बेसिस पे करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी एटीट्यूड मिलेगा नेचर से, जो हेल्दी प्रोजेनी बनाने के लिए मददगार रहेगा। द नेक्स्ट इज प्रत्याहार। प्रत्याहार इज अ विड्रॉवल ऑफ द सेंसेस फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस। ओके, जब भी हम कोई काम करते हैं तब हमें फोकस से करना होगा, हमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। लेकिन आज के जमाने में वी हैव लॉट मेनी डिस्ट्रैक्शंस, है ना।
तो हमें इन डिस्ट्रैक्शंस को विन करना है। इन डिस्ट्रैक्शंस को जब तक हम विन नहीं करेंगे, तब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे। आज आप यहाँ सभी लोग हैं, खुद के मन से पूछिए, वी डिसाइड एवरी डे, मैं कल से रोज वॉकिंग करूंगी, मैं कल से रोज बादाम भिगो के खाऊंगी, मैं कल से रोज ये काम करूंगी। बट वी डू इट फॉर 4-5 days एंड वी लीव इट। वी डोंट हैव अ रेगुलर हैबिट्स ऑफ डूइंग एनीथिंग। सो कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि प्रत्याहार ही नहीं है। We cannot withdraw our senses from the environment and so that we distract from our main motive. तो हमें इन चीजों को विन करना है, क्योंकि आज के जीवन में बेबी के आने वाले मोमेंट फिर से जल्दी नहीं आने वाले। तो इसीलिए जल्दी नहीं आने वाले में आने ही नहीं वाले हैं। Once the moment past will not get it never. ओके, तो हमें क्या करना है, हमें उन मोमेंट्स का फायदा उठाना है और बेबी को ज्यादा से ज्यादा हमें एनर्जी देनी है। तो प्रत्याहार, अभी ये प्रत्याहार करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज है जो हम गर्भ संस्कार की क्लास में सीखते हैं। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड हाउ टू कंट्रोल दिस थिंग्स टू हैव अ रेगुलर हैबिट्स ऑफ डूइंग एवरीथिंग। देन नेक्स्ट इज धारणा। धारणा इज अ कॉन्सेप्ट। में हमारे जीवन में एम्स बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक? तो ये जो एम है वो फोकस करना जरूरी है। हमारा एम क्या है? आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार 2 एम से काम करता है। फर्स्ट इज सुलभ प्रसूति, दैट इज नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी इट मीन्स नॉट हर्टिंग टू मदर एंड बेबी इन एनी वे। सो ये हुई नॉर्मल डिलीवरी। तो हर कोई चाहता है कि हमारी खुद की नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमें नियमित रूप से योगा, व्यायाम, डाइट, इन सभी को फॉलो करना होगा। और हमारा दूसरा एम है तेजस्वी निर्मिति। तेजस्वी निर्मिति यानी कि ऐसा अपत्य जो बहुत ही बुद्धिमान हो और पूरे विश्व का विचार करने वाला हो। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा इस विश्व में ऐसी पहचान बनाए जो सिर्फ आपका और उनका ही नाम रोशन ना करे, बल्कि मानवता के लिए और विश्व के कल्याण के लिए काम करे? बताइए, यू कैन राइट इनटू द चैट बॉक्स, कितने लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा अपत्य चाहिए? यस, डेफिनेटली। अगर आप में से हर कोई चाहता है कि हमें ऐसा अपत्य चाहिए, तो हमें पहले धारणा मन में फिक्स करनी होगी। और वो धारणा सब मेरे साथ कहिए, सुलभ प्रसूति तेजस्वी निर्मिति। Whatever I am going to do ahead, it will be for सुलभ प्रसूति तेजस्वी निर्मिति। Yes, very good. So आज से मन में एक आपके विचार पक्का कर लीजिए कि मेरा अपत्य वैश्विक विचारों से जन्म लेगा और मुझे सुलभ प्रसूति और तेजस्वी निर्मिति के लिए कार्य करना है। ओके, फिर है हमारा योगा का नेक्स्ट अंग, ध्यान। अभी ये धारणा पूरी करने के लिए हमें ध्यान करने होंगे। ध्यान के कई प्रकार हैं। फोटो मेडिटेशन, मूर्ति मेडिटेशन, त्राटक, कलर मेडिटेशन, वोम मेडिटेशन, श्वास ध्यान, ब्रीदिंग काउंटिंग, ब्रीदिंग ऑब्जर्वेशंस, अवयव ध्यान. So there are n number of meditations that we can do actual during the pregnancy, जो हमें तो शक्ति देगा ही, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे को भी काफी रूप से शक्ति देगा। और जो भी धारणा हमने मन में फिक्स की है वैश्विक विचारों से, सुलभ प्रसूति और तेजस्वी निर्मिति, उसको पूरा करने के लिए भी हमें ध्यान करना जरूरी है। तो ध्यान हमारे मन के विचारों को पक्का करने के लिए जरूरी है। और यह सभी हमें अष्टांग योगा के अंग प्राप्त करने के लिए ये क्रम से ही करना होगा। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली यू विल डू 1 day कोर्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन एंड इट विल गो। ये एक कंटिन्यूअस लाइफस्टाइल है जो आपको हर रोज के जीवन में फॉलो करना है। सो गर्भ संस्कार और योगा ये कोई एक दिन का या 1 घंटे के लेक्चर का काम नहीं है। इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग योर होल लाइफ। ये आपकी एक आइडियल लाइफस्टाइल बनानी है हमें, जो हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल को बैलेंस करेगा।
एंड लास्टली यूनियन इंटीग्रेशन, समाधि अवस्था, जिसमें आप समझते हो कि आप नेचर का एक अविभाज्य अंग है, जो नेचर से ही आया है और नेचर में ही विलीन हो जाएगा। सो यह है समाधि अवस्था। सो ये सिर्फ बिना प्रेगनेंसी के करना है ऐसे नहीं है, ये आप आपके जीवन में हमेशा के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हमारे इस इंटरनेशनल योगा डे का लास्ट ईयर का जो मोटिव था वो था फैमिली योगा, और इस ईयर का जो लोगो है, जो थीम है, वो है योगा फॉर द वेलनेस। सो इस शब्द में ही सबसे पहले जानना होगा कि वेलनेस यानी कि क्या है। आयुर्वेद का तो परम उद्दिष्ट है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम व्याधि तस्य परिमोक्षणम। तो पहले स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षण करना बहुत जरूरी है। योगा या एक्सरसाइज ये सिर्फ इन लोगों के लिए है कि जो किसी व्याधि से ग्रस्त है, ऐसे नहीं है। सो नॉर्मल नेचुरल स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्यपूर्ण रखने के लिए इसका परम उपयोग करना चाहिए, और इसीलिए हमें इस योगा का अवलंब हमारे जीवन में नियमित रूप से करना जरूरी है। अभी देखते हैं कि प्रीनेटल योगा क्या है और प्रेगनेंसी योगा का इतना महत्व क्यों है। इसके पहले तो हमने कभी इतने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखे थे, इसके पहले इतने क्लासेस नहीं देखे थे, फिर अचानक ये प्रीनेटल योगा या प्रेगनेंसी योगा कहाँ से आया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे संस्कृति में सालों से चल रहा है, बट हमारा, जैसे कि कहा योगा कर्मसु कौशलम, हमारे कर्मों से ही ये योगा अपने आप होता था। कई सारे ऐसे काम थे हमारे पुराने जमाने में जिससे नेचुरल योगा था। अगर दिन से शुरुआत करते हैं तो हम हमारे घर की क्लीनिंग करते हैं ब्रूम से। When we were doing brooming at the older era, it was with the fada. So it was a small broom in which the woman had to bend with the knee, doing squatting and then cleaning her home. So it was a natural duck walk, you can say, with which the baby's effacement, baby का head अपने आप pelvis में fix होता था और उसकी normal delivery होने में उसे मदद होती थी। वो जो रंगोली निकालती थी घर के बाहर, नेचुरली उसका मलासन होता था। सो नेचुरली पेट साफ होना, गैसेस ना होना, ये सारी चीजें अचीव होती थी। She was chirping the buttermilk with the help of that cord, ना मंथन। सो नेचुरली मंथन क्रिया होती थी जिसकी वजह से उसके बॉडी को ट्विस्टिंग मिलता था और अपने आप उसका वेस्ट एक्सरसाइज होता था, which will give a good circulation towards the liver and the stomach, और जिसके कारण उसे कभी डायबिटीज नहीं हुआ। She was doing grinding at the home with the help of that grinder, homemade grinder. You must have been known about that. और जिसकी वजह से उसका कटी यानी कि उसकी कमर का पोस्चर ठीक रहता था और उसको कभी लोअर बैकएक नहीं हुआ। सो हमारे जीवन में नॉट ओनली फॉर द फीमेल्स, मेल्स के लिए भी कई सारे शारीरिक श्रम के काम थे और जिसके कारण उनकी स्वास्थ्य अच्छे रहते थे। बट अभी जमाना बदल गया है। सो जमाना बदल गया है, काम अलग तरीके से हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि स्ट्रेस नहीं है, शायद फिजिकल स्ट्रेस कम हो गया है और मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है, और इसीलिए हमें आज के जमाने की हमारी नीड समझनी चाहिए, व्हाट आवर बॉडी एंड माइंड नीड एग्जैक्टली फॉर द बैलेंसिंग, और इसीलिए हमें योगा करना है। नाउ लेट्स सी प्रीनेटल योगा यानी कि प्रेगनेंसी योगा अभी जो आया है, ये हमारे बदलते जमाने की जरूरत है और जिसके लिए हमें योगा पोस्चर्स करने जरूरी है। सो इट हेल्प्स टू डेवलप द स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। ये आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्टैमिना बढ़ाता है। 2-4 स्टेप्स चढ़ लिए तो मुंह से सांस लेने लगते हैं और डर लगता है कि बाप रे अभी ये अवस्था है तो बाद में कैसे होगा। सो ये हमारी स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाएगा। देखो, काम तो हम बहुत करते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं तब हमारा ध्यान, माइंडफुलनेस एक काम के ऊपर होता है, लेकिन जब हम योगा पोस्चर करते हैं तब हमारा ध्यान हमारे शरीर पर होता है, और इसीलिए हमारे मिलने वाले जो बेनिफिट्स है वो हमें ऑप्टिमम लेवल पर मिलते हैं। Then it maintains the balance of your body, mind and soul. It relieves the tension of the muscles. जब आपको मानसिक तनाव होता है तभी भी you will feel that कि आपका नेक पेन ज्यादा होता है, आपका बैक एक बढ़ जाता है,
तो ये सिर्फ आपके मन का तनाव कम नहीं करता है, एक्चुअल बॉडी मसल्स का भी तनाव कम कर देता है, बिकॉज इट स्ट्रेचेस टू द स्पेसिफिक मसल्स। इट इम्प्रूव्स योर पोस्चर। प्रेगनेंसी हम देखते हैं कि कभी मदर्स के शोल्डर्स ड्रूप हो जाते हैं, कभी पेट आगे निकलता है, कभी एक साइड से खड़ी होती है, एंड इट गिव्स अ बैड पोस्चर, गिव्स अ बैड पेन आफ्टरवर्ड्स। सो ये आपके पोस्चर्स को इम्प्रूव करता है। इट काम्स डाउन योर नर्वस सिस्टम। आपके नर्वस सिस्टम का संतुलन करने के कारण आपको स्ट्रेस कम हो जाता है और आपके पेन भी कम हो जाते हैं। इट गिव्स यू अ मोर कनेक्शन विद द बेबी। मैंने पहले ही कहा, फूल पर जैसे भ्रमर बैठता है, वैसे ही आपका मन जब तक आपके शरीर में स्थिर नहीं होगा, तब तक आप आपके बेबी का विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। वार्म टॉकिंग के लिए और वार्म विजुअलाइजेशन के लिए, बेबी के साथ कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपके मन को आपके शरीर में स्थिर होना होगा। It improves the blood circulation. Whenever you are focusing to the stretches in the yoga postures, the blood circulation to the cells. Then it helps in the preparation of the labor. तो ये तो हमारा परम उद्दिष्ट है कि हमारे नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत जरूरी है, और इसी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें प्रिपरेशन करना है। आपके एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होने जरूरी है, पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग होने जरूरी है, आपकी विल पावर अच्छी होनी जरूरी है, थाई मसल्स अच्छे होने जरूरी है, और इन सभी को स्ट्रेंथ देने के लिए हमें योगा जरूरी है। It gives a tone to the pelvic floor muscles and improves the sleep pattern also. कई मदर्स बोलती है कि जब से प्रेगनेंसी रही है हमारा चैन खो गया है, we can't sleep properly, we can't have the things properly. So ये प्रेगनेंसी के चेंजेस इजीली एक्सेप्ट करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम नियमित रूप से अष्टांग योगा करें। ठीक है, तो अभी देखते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द योगा एक्सरसाइज एंड वॉकिंग। आप सभी मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग नियमित रूप से योगा करते हैं। यू कैन टेल मी इन अ चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। यस, आप में से कितने लोग नियमित रूप से योगा करते हैं। यू कैन टाइप इन अ चैट बॉक्स। कितने लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं। वॉकिंग कितने लोग करते हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके, वॉकिंग, yes, okay, Sampada goes, Ashwini goes, okay, Pooja, everyone, Kavita, 20 minutes, okay, okay, okay. So काफी सारे लोग वॉकिंग के लिए जा रहे हैं बट योगा नहीं कर रहे हैं। ओके, कितने लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्सरसाइजेस, रेज योर हैंड और टाइप इन चैट बॉक्स। एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं। अभी शुरू किया है योगा फॉर बेली फैट। ओके ओके महेश, ओके ओके। सो इसका मतलब है सबसे ज्यादा लोग ये वॉकिंग कर रहे हैं, थोड़े बहुत लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो योगा कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपका व्यू मुझे जानना है। आप सभी लोग मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, वॉकिंग, योगा या एक्सरसाइज। यस, टाइप इन अ चैट बॉक्स। योगा प्लस वॉकिंग, ऑल योगा। ओके, क्योंकि आज का लेक्चर इंपॉर्टेंस ऑफ योगा है इसलिए योगा आंसर है। ओके ओके, anybody of you is known about difference between the yoga and exercise। आपको क्या लगता है इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। एनी आंसर्स। ओके ओके,
अगर आप इंटरनेट पर चेक करोगे गूगल पे डाल के भी, तो यू विल फाइंड योगा प्लस वॉकिंग वर्सेस एक्सरसाइज, योगा वर्सेस एक्सरसाइज, वॉकिंग वर्सेस योगा, वॉकिंग वर्सेस एक्सरसाइज। बट आपको ये नहीं मिलेगा कि व्हाई दिस ऑल थ्री इम्पोर्टेंट। तो आज मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि ये तीनों के इफेक्ट क्या है एंड व्हाई ऑल दीज थ्री आर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। फर्स्ट लेट्स सी अबाउट वॉकिंग। जब आप वॉकिंग करते हो, जब आप वॉकिंग करते हो तब आपके दोनों हाथ हिलते हैं, अलॉन्ग विद दैट आपके दोनों लिम्स भी, लोअर लिम्स भी, पैर भी आपके हिलते हैं। ओके तो जब आपके दोनों पैर हिलते हैं तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के कारण जो भी आपके पैरों के तरफ नीचे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो पंपिंग के कारण ऊपर हृदय तक आता है। और इसीलिए हार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम रेगुलर वॉकिंग करते हैं। और जब हार्ट का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और सारा ब्लड हार्ट की तरफ नीचे की तरफ से जाएगा तो ऑटोमेटिकली पूरे बॉडी को भी मिलने वाला ब्लड अच्छे तरीके से मिलेगा और हर एक ऑर्गन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। सो ओवरऑल योर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए, हर ऑर्गन का रिजुवनेशन होने के लिए और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे तरीके से होने के लिए आपका वॉकिंग बहुत जरूरी है। लेकिन वॉकिंग ये सर्वांग सुंदर व्यायाम नहीं। ओके सो अभी वॉकिंग किस लिए जरूरी है ये तो आपको पता चल गया। मुझे आप बताइए, आप में से कितने लोग फोन पे बात करते हुए वॉकिंग करते हैं? सच बताइए, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। यस प्राजक्ता जी, योगा में वेन स्ट्रेच होते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ते हैं। ओके सो मेनी ऑफ यू आर टॉकिंग व्हाइल वॉकिंग। तो यूजुअली सारा काम करते हैं, खाना खाते हैं और वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं। हमारे मम्मी को फोन लगाते हैं, फ्रेंड्स को फोन लगाते हैं, बातें करते हैं। एंड सम ऑफ यू मस्ट हैव बीन लिसनिंग टू द म्यूजिक। सो लिसनिंग टू द म्यूजिक इज ओके, बट talking while walking is a wrong thing. Okay, you should not do it because जब आप चलते हो तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो रहा है, अपान वायु आपके शरीर से बाहर जा रहा है। जब आप बोलते हो तो शरीर से अंदर से बाहर हवा फेंकी जाती है और जब ये हवा बोलते वक्त बाहर आती है तब ये आपके शरीर के प्राण वायु की ऊर्जा और उदान वायु की ऊर्जा यूटिलाइजेशन करता है और इसीलिए आपको थकान महसूस होती है, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस बढ़ता है। तो वॉकिंग का बेनिफिट होने के जगह आपको वॉकिंग के साइड इफेक्ट मिलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी वॉकिंग कर रहे हैं वो कृपया बातें ना करते हुए फोकसिंग ऑन योर बॉडी, फोकसिंग ऑन योर एम, इस तरीके से वॉकिंग करेंगे तब आपको उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे जिसके लिए आप वॉकिंग कर रहे हो। नहीं तो लोग सालों वॉकिंग करते हैं लेकिन उनका बेली फैट कम नहीं होता है ना। वॉकिंग करते हैं एक्सरसाइज के लिए लेकिन फिर भी बेबी का वेट नहीं बढ़ता है वॉम में, मदर का स्टैमिना नहीं बढ़ता है क्योंकि सारा स्टैमिना बोलने में ही व्यर्थ हो रहा है। सो आज से आप लोग बोलते वक्त वॉकिंग नहीं करेंगे। ओके सिर्फ कॉल पे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे भी बोलना नहीं चाहिए, नॉट ओनली ऑन फोन कॉल। दो फ्रेंड्स गप्पे मारते हुए वॉकिंग कर रहे हैं वो भी नहीं चलेगा। ओके सो कॉल पे भी नहीं और ओरिजिनली भी नहीं। जिप योर माउथ व्हाइल यू आर वॉकिंग, सेव योर एनर्जी, वी हैव टू इंक्रीज योर स्टैमिना। ओके गुड। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग वॉकिंग? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग वॉकिंग? Okay, so let's move on to exercises. What exercises do exactly? So exercises यानी कि continuous body movements is called as the exercise. हम repetitive actions करते हैं. For example, we are moving our hands, we are moving our shoulders. So these are the exercises that we do many times. Repetitions of the actions is called as the exercise. So exercise ये भी breathing के साथ हो सकती है, योगा भी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन,
योगा भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ हो सकता है। तो दिस इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन द योगा एंड एक्सरसाइज। योगा में एक स्थिर पोस्चर होता है, स्टेडीनेस पोस्चर होता है, वेयर एज आपके एक्सरसाइज में आप मूवमेंट ज्यादा करते हो। सो यूटिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट इज मोर इन द एक्सरसाइजेस व्हाइल एज इन द योगा। तो अभी योगा में और एक्सरसाइज में दूसरा डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। सो मूवमेंट ऑफ द जॉइंट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द योगा एंड एक्सरसाइज। ओके, दूसरा है, कई लोग बताते हैं कि ब्रीदिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन द योगा, बट ये सही नहीं है। हम एक्सरसाइज में भी ब्रीदिंग का उपयोग करते हैं और उसी तरीके से एक्सरसाइजेस सेट किए जाते हैं, अगर आप सही तरीके से सही ट्रेनर्स के साथ में सीखते हो तो। ठीक है, तो अभी आपको समझो मैंने 100 रुपए दिए हैं, तो आप में से कई लोगों ने क्या किया, 100 रुपए में से 50 रुपए खर्च कर दिए, और कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 रुपए में से सिर्फ 2 रुपए खर्च किए। तो मुझे अभी आप बताइए किसके पास जमा ज्यादा रहेगा? जिसने 50 रुपए खर्च किए उसके पास पैसे ज्यादा जमा रहेंगे, या जिसने 2 रुपए खर्च किए उसके पास पैसे जमा रहेंगे ज्यादा? Oshika Jain, I'm going to give you an answer at the end of the session. Okay? तो मुझे बताइए. Yes, my question is, if I'm giving 100 rupees to the two persons, one is spending 50 rupees and one is spending 2 rupees, the balance will be more at whom? Who is spending 2 rupees or who is spending 50 rupees? Yes, जो 2 रुपए खर्च कर रहा है उसके पास ज्यादा पैसे बचेंगे। तो आपको बैलेंस बढ़ाना है या बैलेंस खर्च करना है? बैलेंस बढ़ाना है। अभी बताइए, जिसने 50 रुपए खर्च किए थे उसने क्या किया, उसने उस 50 रुपए में से कुछ वस्तुएं खरीदी। ओके, उसने कुछ वस्तुएं खरीदी और उसको ज्यादा कीमत में बेच दिया, यानी कि उसने उस पर बिजनेस किया। ओके, सो 50 रुपए में उसने 10 वस्तुएं खरीदी और उसको दुगनी कीमत में बेच दिया। अभी बताइए किसके पास पैसा ज्यादा होगा, 50 रुपए वाले के पास या 2 रुपए वाले के पास? कम ऑन, जल्दी बताइए। अभी 50 रुपए वाले के पास पैसा ज्यादा आ गया, तो बैलेंस बढ़ाना है या कम करना है? ऑफ कोर्स बढ़ाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, खर्च करना भी जरूरी है और सेविंग करना भी जरूरी है ना? तो हमें क्या करना है नाउ, अभी आपको बताती हूँ कि हाउ टू कोरिलेट विद दिस एक्सरसाइज एंड द योगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने सपोज एक स्टेडी पोस्चर लिया, फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग पर्वतासन। ओके, अभी आप सब लोग हाथ ऊपर कीजिए इफ पॉसिबल ऑन योर कैमराज, आई कांट सी एनीवन। अभी हमने सपोज पर्वतासन कर लिया, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींच लिए और उसको स्टेडी रखा। वी आर काउंटिंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ब्रीथ आउट। कहाँ पे हमें स्ट्रेच महसूस हुआ? हमें जब हमने हाथ ऊपर खींचे तब हमारे पूरे हाथ को और हमारी फ्रंट बॉडी को स्ट्रेच महसूस हुआ। ये था पर्वतासन, माउंटेन पोज। ये एक योगा पोस्चर है। तो इसमें हमें क्या हुआ, स्ट्रेचिंग के कारण हमारे मसल्स की जरूरत बढ़ गई। फिर उस मसल्स ने हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया कि हम यहाँ पे योगा पोस्चर कर रहे हैं और हमारे मसल्स को न्यूट्रिशन की जरूरत है। और ये न्यूट्रिशन की जरूरत पूरी करने के लिए ब्रेन ने मैसेज दिया हार्ट को कि प्लीज सेंड द न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ ब्लड टू दैट स्पेसिफिक मसल। फिर हार्ट ने हमारे मसल्स को भेज दिए न्यूट्रिशन थ्रू द ब्लड। सो सिर्फ ब्लड उतना ही न्यूट्रिशन लेकर आएगा क्या जितना चाहिए? नहीं,
वो बाकी के न्यूट्रिशंस भी लेकर आएगा। मसल्स के एक्शन के लिए चाहिए हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेकिन ब्लड सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी का न्यूट्रिशन भी लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, किराना दुकान में जाते हैं तो एक वस्तु लेकर हम नहीं आते हैं, हम घर में एक्स्ट्रा स्टोरेज भी करके रखते हैं कि अगर गए हैं तो ज्यादा वस्तु भी लाकर रखे। तो सिमिलरली आवर बॉडी डज द सेम थिंग, हम ज्यादा का न्यूट्रिशन लेकर रखते हैं, बट हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बॉडी इज नॉट यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिशन, और इसके वजह से हमारे मसल्स में न्यूट्रिशन का स्टोरेज बढ़ जाता है। इस न्यूट्रिशन का स्टोरेज बढ़ने के कारण हमारे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशन है। तो आप 10 मिनट भी ये पोज होल्ड कर सकते हैं, इजंट इट? अभी एक्सरसाइज में देखो क्या होता है। एक्सरसाइज में जब आप हाथ दे दे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली करते हो तो आपके शरीर के उन्हीं मसल्स को फिर से जरूरत है न्यूट्रिशन की जो पर्वतासन में थी। फिर अगेन हमारे मसल्स ने ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने हार्ट को मैसेज दिया, हार्ट ने बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशन दिया, पर यहाँ पे हमारी बॉडी स्टेबल ना होने के कारण बॉडी इज यूटिलाइजिंग द एनर्जी। जो भी न्यूट्रिशन आया है वो सिर्फ स्टोर नहीं किया है, यूटिलाइज भी हुआ है, खर्च हुआ है। तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी उतनी जितनी योगा में बढ़नी है, पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप मूवमेंट करते हो तो बॉडी हीट बढ़ जाती है। जब बॉडी हीट बढ़ जाती है तो हमारे स्किन के नीचे मसल्स के ऊपर जो फैटी लेयर है वो फैटी लेयर मेल्ट होने लगता है, और जब ये फैटी लेयर मेल्ट होगा वो स्किन के ऊपर आएगा और वो मसल्स में भी जाएगा, वो जॉइंट्स में भी जाएगा, जो आपके जॉइंट्स को स्मूथ बनाएगा, मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएगा और आपके स्टेमिना को भी इंक्रीज करेगा। और इसीलिए एक्सरसाइज गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी whereas योगा गिव्स यू स्ट्रेंथ। अभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो सभी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि हमारे 2.5 से 3.5 किलो के बच्चे को वजाइनल वॉल से नीचे डिलीवरी कराने के लिए वी नीड अ फ्लेक्सिबिलिटी। माउथ ऑफ द यूट्रस शुड ओपन वेल, और पेल्विस में भी अंतर होना जरूरी है, तभी जाके बेबी नीचे से बाहर आएगा। वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी आवश्यक है, और 8 से 10 घंटे लगते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो उस 10 घंटों में स्टैमिना हमें अच्छा चाहिए और मसल्स का पुश भी अच्छा चाहिए जो बेबी को सीधे से बाहर निकाले, और इसीलिए हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो हमारे स्ट्रेंथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और हार्ट को अच्छे से काम करने के लिए वॉकिंग भी जरूरी है, योगा भी जरूरी है और एक्सरसाइज भी जरूरी है। All the 3 things are equal important. We cannot replace anything with each other. सबके बेनिफिट अलग है और वो तीनों आपके सुलभ प्रसूति और तेजस्वी निर्मिति के लिए आवश्यक है। आज के कम समय में इतना सब बताना कि बेबी पर कैसे इफेक्ट होगा, हर एक आसन कैसे करना होगा, ये मुश्किल है, लेकिन इंटरनेशनल योगा डे के निमित्त से आप तक ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचे और आप रेगुलर रूप से तीनों चीजें करेंगे तो मैं बहुत खुश होंगी। आगे देखते हैं हम कि आइडियल बेसिक वर्कआउट प्रेगनेंसी के दौरान क्या होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द आइडियल वर्कआउट फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी और अ कपल हु इज प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी। ऑफ कोर्स फादर का भी रोल है, तो फादर एंड मदर बोथ शुड स्टार्ट फ्रॉम द प्री कंसेप्शनल 1 ईयर एटलीस्ट मिनिमम, और वहां से हम शुरू करते हैं, और पोस्ट डिलीवरी भी आपको ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी होता है। आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार का हम हमारे प्रेग्नेंट मदर्स के लिए और फैमिली के लिए जो क्लास लेते हैं उसमें ये सभी चीजें सिखाई जाती हैं। ये तो उसका एक छोटा सा अंश है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन आज आप यहाँ से एक आइडियल रूटीन भी लेकर जाएंगे तो आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार सार्थक होगा। अभी देखते हैं कि डेली बेसिक वर्कआउट यहाँ पे क्या होगा।
आप में से कई लोग शायद गर्भ संस्कार क्लासेस या एंटीनेटल क्लासेस कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो आप जरूर ये ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। इस सेशन में आपको ये सभी 1 घंटे में सिखाना मुश्किल है, लेकिन आप ये सभी जानें। तो वॉकिंग कितना होना चाहिए? आप में से चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे हैं, उन सभी के मैं कर रही हूँ। अगर किसी और के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी जरूर यहाँ पे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। आई विल आंसर देम। ओके, तो वॉकिंग 15 मिनट करना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। वो वॉकिंग कब करना चाहिए? वॉकिंग अगर आप सुबह करेंगे और रात के खाने के बाद में, तो ये सही होगा। वॉकिंग बिना बात करते हुए करना है आपको, फोकस करके करना है। प्रेगनेंसी में फास्ट वॉकिंग नहीं करना है। अगर आपके हाथ में ऑयल का पात्र दिया और आपको बोला कि अभी चलो, तो आप कितने धीरे चलेंगे? उतने धीरे धीरे चलकर वॉक करना है। यू शुड नॉट जंप और यू शुड नॉट वॉक विद द म्यूजिक फास्ट। ओके, so play a peaceful silent music and then you can have a walk. एक और बात ध्यान में रखिए, एक्सरसाइज एंड वॉकिंग आपके हाफ एनर्जी जितना करना है। हाउ यू विल गेट टू नो अबाउट द हाफ एनर्जी? अगर हमारे फोरहेड पे स्वेटिंग हो रहा है, नोज पे चिन पे स्वेटिंग हो रहा है, और अगर आपको माउथ से ब्रीदिंग करना पड़ रहा है, इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप योर एक्सरसाइज। इट मे बी इन 2 minutes, इट मे बी इन 5 minutes, इट मे बी इन 10 minutes। तो आपको अर्धशक्ति व्यायाम और अर्धशक्ति वॉकिंग करना है। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से डाल दीजिएगा, अदरवाइज योर बॉडी विल कॉम्प्रोमाइज न्यूट्रिशन एंड द अदर साइड इफेक्ट्स of the walking and exercise may come. So walking 15 minutes ideally, but you have to remember Ardha Shakti Vyayam and exercise. The second question was, it should be on empty stomach. So it is not like that. You can also walk after the lunch or dinner, but first 48 minutes should not be there for the walking because our body is concentrating and focusing on the digestion. So अगर खाने के बाद walking के लिए जा रहे हैं, तो it should not be immediate. It should be after at least minimum half hour or 48 minutes. Okay. Then warm up exercises 2 minutes. There are 13 warm up exercises basic which you can do during the pregnancy. We teach in our Ayur Mangalam Garbha Sanskara. Then kicking exercises which will pump the blood towards the heart for the 3 minutes. Stretching exercises which will give you the alignment of the muscles and joints and which will reduce your pain during the day and night time, 5 minutes. Modern exercises 5 minutes such as duck walk, hip walk, Kegels exercises, movement and channelization of the vertebral column. Then yoga postures 10 minutes. We teach 30 yoga postures which can be done during pregnancy, but they are not normal, they are modified yoga postures. Pregnancy में कुछ तरीके से उनको modify करना होता है. So we teach this modified yoga postures and you also can all do that in 10 minutes. Then modified Surya Namaskar. You will get to know, Bapre, Surya Namaskar in pregnancy? Yes, we can do modified Surya Namaskar in pregnancy for the 10 minutes, which will give you complete body exercise. Sarvang Sundar Vyayam hai ye, jo hum kar sakte hain. Pranayam for 5 minutes to cope up all these exertions and to focus on our aim. Meditation 5 minutes, Omkar 5 minutes, warm visualization and warm talking 10 minutes. This is the power of meditation. If you do a proper warm visualization and warm talking, whatever characters you want in your baby, you can get it into your baby. आपको dancer baby चाहिए, आपको music जाने वाला baby चाहिए, आपको sporty baby चाहिए, whatever characters you want, you can really include it into your baby with the help of warm visualization and warm talking. गुणावलोकन के साथ में आप कर सकते हैं. इसके लिए कई सारी एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो. Affirmations, daily affirmations of 2 minutes can give your baby a great attitude towards the life. IQ stimulation activities 5 minutes. There are 9 types of IQ: verbal IQ, linguistic IQ, logistic IQ, mathematical IQ, sports IQ, bodily kinesthetic IQ, and music IQ, interpersonal IQ, intrapersonal IQ, and special IQ.
and naturalistic IQ. All these are IQs of the baby. These are the different aspect of the brain, we can say, or a nature, or a personality, which we can stimulate on the daily activities done by the family. I'm saying here family. So mother is important, but equally family plays an important role in that. So that IQ stimulation is also important. And the lastly, music therapy. So as much as you can listen to the music, you can sing the music, you can play the music, please do it. We have a specialist for that, Dr. Madhuri Whitaker ma'am, who takes the special sessions on that. So I will request you to all, uh, music therapy. More the vibrations you are sending with a specific wavelength to the baby, more baby's brain will get the vibrations. More the baby's brain will get more vibrations, there will be more gyra and sulci, that are the elevations and depressions into the brain. More the elevations and depressions into the brain, more will be the surface area of the brain. And more the surface area of the brain, more will be the number of neurons. And more the number of neurons, more will be the IQ of the baby. So your Omkar chanting, your mantra chanting, your music therapy will give a maximum IQ stimulation to the child. So these all things that you can actually implement during the pregnancy. So Ashtanga yoga and this Garbha Sanskar activities togetherly can give a birth to the healthy child, Tejasvi child with the Sulabha Prasuti, that is normal delivery. As I was focusing on the family, today is a Father's Day. So अगर यहाँ पे कोई fathers है जो ये सुन रहे हैं, उन सभी को I wish you a happy Father's Day. So role of father during the pregnancy is also very important, as he's contributing to the half genetics of the baby. He's also contributing to the whole life of the child. So don't miss, all the fathers, this opportunity to connect with the baby. And there are so many activities, warm talking, and visualizations, which will really help you to create a bond with the attachment theory of the psychology. So take benefit of that and connect with your child. That baby can say the first, not only the mama or I, baby can also say baba. Okay, even my son, he pronounced the word baba at the 3rd month of his life. So pronouncing I, before that he pronounced the baba. So you can also enjoy this journey of parenting with the yoga. So here are some questions. I will answer it first and then I will go ahead. Is it okay to do the Surya Namaskar in pregnancy? Yes, obviously. You can do, but you can't do normal Surya Namaskar. You have to do it modified Surya Namaskar during pregnancy. Okay. Warm visualization or talking, can you explain one more time? Okay. Warm visualization clear hai Prajakta? I explained it actually. वोम विजुअलाइजेशन में सबसे पहले हम हमारे बॉडी को एक्सरसाइजिंग एंड योगा करवाते हैं, फिर उसके बाद में वी फोकस ऑन द आवर ऑर्गन्स, वी मेडिटेट ऑन आवर बॉडी, देन वी टेक आवर माइंड टू द वोम and actually we connect with the womb. We have a womb visualization and then we start talking with the baby. Whatever gunas, whatever characters we want in our baby, we talk all those things with our baby. We can share our past life with baby, our current life with baby, and then we can tell whatever reactions we want from the baby in his future life. So you can talk with your baby every day and in 2 to 3 times also in a day. Not only you, but all your family members can also participate in this warm talking to have a good bond with the unborn child. Okay. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में योगा कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली यू कैन हैव अ योगा पोस्चर्स from the preconceptional phase. It means you can do yoga in the first trimester also. Many times doctor says that कि first trimester से शुरू करने से 4th month से शुरू करो. Why it is so? क्योंकि पहले 3 महीने में गर्भ स्थिर नहीं रहता है. Baby is not attached with the mother with the placental cord.
So there is a risk of abortion. So we do not suggest a heavy vigorous exercises and yoga postures during the first trimester, but basic warm-ups, stretching exercises and basic yoga postures can be done in the first trimester very safely. Okay. बेबी से रिप्लाई नहीं आता. कविता, which month is going on? Kavita ji, which 6 month is going on? Kavita ji, whenever you are doing warm talking, remember 8 steps of yoga: yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dhyan, dharana, samadhi. So you are directly entering to the dhyan. So before that, अगर warm talking से पहले आप exercise, yoga और प्राणायाम करते हो और फिर उसके बाद warm talking करते हो, तो फिर आपको बेबी से 100% रिस्पॉन्स आएगा. So you have to follow the steps of yoga, then you will get 100% benefits of it. Any more questions? Okay. So यहाँ पे आपको कुछ warm up exercises हैं. Do we have a time? It is 11:02. Okay. आपको कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस है जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, और कुछ योगा पोस्चर्स है जिनके मैं आपको यहाँ पे आज सिर्फ नाम बता सकती हूँ. मेरा पैर फ्रैक्चर है, so that I cannot do actually teach you the yoga postures and exercises today, but definitely I will tell you some of the names which you can do in your regular practice. Okay, so for the warm up exercises, you can do the shoulder movements which will give you the back release. So my leg is fractured, but the upper portion exercises I can tell you. We have very less time, so I will explain here two exercises which are very important for you, and you can do it on the daily regular basis. Okay, so the first exercise is with your shoulders. So keep your hands on your shoulder, touch your elbows, take your hands up, touch your ears, go back, stretch to your back so that you will give a stretch to your chest. Now you must have been यहाँ पे आपको पीछे stretch feel हो रहा होगा. Now come down and rotate. Similarly do it. 1, 2, 3, 4 and 5. So आपके अपर बैक पेन के लिए, चेस्ट पेन के लिए, शोल्डर पेन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड एज अ शोल्डर रोटेशन. इट इज वन ऑफ द एक्सरसाइज फ्रॉम द वार्म अप एक्सरसाइजेस. सो जो भी वर्किंग वुमेन्स है डूइंग वर्क ऑन द लैपटॉप, दे हैव अ मच पेन इन देयर नेक. इवन द ब्रेस्ट हेवी होने के कारण थर्ड ट्राइमेस्टर के मदर्स को यहाँ पे पेन होता है. तो ये सभी पेन इस शोल्डर रोटेशन से आपको रिलीज यहाँ से जरूर मिलेगा. Now the next exercise is for your hands, because pregnancy में कई बार हमारे wrist joint और हमारे fingers बहुत pain करते हैं. So for this we are doing exercises even after delivery also. यहाँ पे tendinitis बैठ जाता है और यहाँ पे बहुत पेन होता है. आगे हमारे बेबी को हमें हर 2 घंटे में फीड कराने के लिए लेना है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाउ. ओके, सो एवरी 2 आवर्ली, यानी कि हमें कम से कम 10 घंटे तो बच्चों को ऐसे लेना पड़ता है इनिशियली. ओके, सो तब हमें शोल्डर या ब्रेस्ट या बैक पेन नहीं होना चाहिए. सो वी हैव टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ आवर हैंड. सो दिस इज द एक्सरसाइज. नेक्स्ट, मेक योर हैंड्स फिस्ट, rotate it. 1, 2, 3, 4 and 5. Opposite. 1, 2, 3, 4
and 5. So you must have been feel stretch over here and also over here. तो ये हमारे लोअर आर्म को स्ट्रेचिंग देने वाला एक्सरसाइज है जो हमारे लोअर आर्म को स्ट्रेंथी बनाएगा. वार्म अप शुड नेवर बी fast. It should be very slow, increasing the blood circulation towards our organ. Now the next is सारा गुस्सा लेना है and फेंक देना है. So we have to control our emotions and take it out from our body and mind. So 2, 3, stretch करो fingers को अच्छे तरीके से. 4 and 5. Relax. So felt good in your back and hand. So warm up are very important to have a freshness in your daily routine, to align your muscles, to stretch your muscles to the specific level to increase the strength of your body. So इसी तरीके से हमें सभी warm up करना है. Unfortunately, I can't try practical with my fractured leg, but definitely if you join in your future life with me, I will be happy to teach you all these things. Okay, here are few questions. I will answer those questions. Sorry, Shubhangi ji, I can't explain here the modified Surya Namaskara because I need all your cameras on and it takes at least 1 hour to teach you these things. So definitely if you join the Ayur Mangalam Garbha Sanskara class, so I can guide you in that. Okay. So I wanted to tell you about the Ayur Mangalam Garbha Sanskar. We are starting our new batch from tomorrow. Every month there is our batch. This is a 15 days course where all the 4 mentors teach you about the music therapy, yoga therapy, mantra chikitsa, pranayam, diet counseling. Everything is taught into that. You must have been gone through our page. I will request you to get more information. These sessions we always arrange for you all. So take more information. Many sessions are free of cost on our pages had in last 1.5 years. So go through that, subscribe us, and also follow us, like our page. And if you are willing to join us for tomorrow's batch, let us know on this number. Mrs. Manjusha is our admin. The number is 72490998883. Or you can ping me personally 9561999164. So आपको अगर कोई भी doubts है, queries है regarding any yoga postures, exercises, करना है, नहीं करना है, कोई queries है, तो आप जरूर इसके बारे में पूछ सकते हैं. At the end of the today's session, I will just wish you all again कि Happy Father's Day too and Happy International Yoga Day. आपको वॉकिंग, योगा एंड एक्सरसाइजेस तीनों को भी इम्प्लीमेंट करना है आपके सुलभ प्रसूति और तेजस्वी निर्मिति के लिए. फिर से आप सभी को मैं विश कर रही हूँ.